जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में प्रतिबंध पूरी तरह से हटा। हालांकि 5 जिलों में रात में पाबंदियां रहेंगी जारी। कश्मीर के 9 जिलों में भी दी गई ढील। श्रीनगर में बनाए गए टेलीफोन बूथों पर एक दिन में किए गए 5000 से भी अधिक कॉल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग में अपने समकक्ष के साथ वार्ता में अनुच्छेद 370 के मुद्दे को बताया पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला। कहा, इस कदम से भारत ने अपनी बाह्य सीमाओं में नहीं किया है कोई बदलाव। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा से नहीं है इसका कोई संबंध। केरल, कर्नाटक और गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। महाराष्ट्र में 2 नदियों का जलस्तर घटने से कोल्हापुर और सांगली जिले में स्थिति हुई बेहतर। हांगकांग हवाई अड्डे पर विमानों की आवाजाही शुरू। प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन के चलते सभी उड़ानों को करना पड़ा था रद्द। और खेल की खबरों में ऐश्वर्या पिस्से मोटर स्पोर्ट्स में खिताब जीतने वाली बनी पहली भारतीय। हंगरी में आयोजित हुई फेडरेशन इंटरनेशनल दी मोटरसाइकिल महिला चैंपियनशिप में दर्ज की जीत। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के जमीनी हालात से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिया गया है। हालांकि 5 जिलों में रात में पाबंदियां जारी रहेंगी। कश्मीर के 9 जिलों में भी ढील दी गई है। श्रीनगर में बनाए गए टेलीफोन बूथों पर एक दिन में 5000 से भी अधिक कॉल किए गए। कश्मीर डिवीजन में टेलीफोन पर संपर्क के लिए 300 से भी अधिक सार्वजनिक केंद्र बनाए गए हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों की स्थिति के अनुसार प्रशासन कदम उठा रहा है। जहां एक तरफ कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए गए हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों की जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा उपायों के तहत संचार व्यवस्था पर प्रतिबंध हालांकि जारी है। हेल्पलाइन के जरिए लोग अपने रिश्तेदारों और राज्य के बाहर रह रहे अपने बच्चों से बात कर सकते हैं। प्रशासन ने कुछ चुनिंदा जगहों पर हेल्पलाइन बनाकर ऐसी सुविधाएं दी हैं जिनकी मदद से राज्य के लोग बाहर संपर्क कर सकते हैं। इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए श्रीनगर में एक ही दिन में 5000 से भी ज्यादा फोन कॉल्स किए गए। कश्मीर डिवीजन में 300 से ज्यादा ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां पर फोन से संपर्क किए जाने की सुविधा है। और श्रीनगर में भी सीआरपीएफ ने 1411 नंबर के साथ एक हेल्पलाइन की फिर से शुरुआत की है, जिसके जरिए जरूरतमंद परिवारों को मदद पहुंचाई जा सकती है। इसके अलावा आधिकारिक हैंडल से भी CRPF@मददगार के जरिए भी मदद ली जा सकती है। और इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य के बाहर से चल रहे उन फर्जी ट्विटर अकाउंट्स का भी खुलासा किया है जिनके जरिए राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर गलत खबरें फैलाई जा रही थी। एक प्रेस वार्ता में कश्मीर के IGP SP पाणी ने बताया कि इस मामले में सेवा प्रदाता के साथ बात कर कानून के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी। और जम्मू कश्मीर सरकार ने मीडिया में आई उन खबरों का खंडन किया है जिनमें सुरक्षा बलों द्वारा फायरिंग और इसमें लोगों के घायल होने की भ्रामक खबरें चलाई गई हैं। राज्य में अभी तक इस तरह की कोई घटना ही नहीं घटी है। एक प्रेस रिलीज में सरकार ने हिंसा की खबरों को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि अभी तक सुरक्षा बलों की तरफ से एक भी गोली नहीं दागी गई है और न ही उसमें कोई हताहत हुआ है। केंद्र सरकार राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवानों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जवानों के हौसलों और जज्बे की तारीफ की। डोभाल ने जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, सेना और BSF के बीच समन्वय से काम करने की भी तारीफ की। NSA लगातार कश्मीर में है। पिछले दिनों उन्होंने स्थानीय निवासियों से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान एक सकारात्मक माहौल भी देखने को मिला है। डोभाल श्रीनगर के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं।
रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिन के चीन दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपने समकक्ष चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक की, जिसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक हुई। दोनों देशों के संबंधों में तेजी से नई ऊंचाइयां देखने को मिल रही हैं। विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता की स्थिति का सामना कर रही है, तब भारत चीन संबंधों को स्थिरता का परिचायक होना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर फैसला भारत के लिए एक आंतरिक विषय है और ये भारत के संविधान के एक अस्थायी प्रावधान में बदलावों से जुड़ा मुद्दा है। जयशंकर ने इस बात का जिक्र किया कि विधायी उपायों का उद्देश्य बेहतर शासन एवं सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाना है। इसका भारत की बाहरी सीमाओं या फिर चीन से लगे LAC से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत कोई अतिरिक्त क्षेत्रीय दावे नहीं कर रहा है। We have just now concluded 4 MOUs agreements, which include 1. Promoting cultural exchanges for the preservation of intangible cultural heritage, organization of cultural activities, and management of archaeological heritage sites. 2. Enhance cooperation in the field of traditional medicine, where both countries have a rich knowledge accumulated over centuries, with the objective of promoting the development of traditional medicine in the healthcare systems of the 2 countries. 3. Promote exchanges between our national sports association, sports persons, and youth for strengthening cooperation on international sports events. And 4, cooperation in museum management for promoting collaboration between the Hubei Provincial Museum, Wuhan, and the National Museum, New Delhi, in the field of exhibitions, protection and restoration of collections, and archaeological excavations for museums. और इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति वांग छिशान से मुलाकात की। खबर दक्षिणी राज्य कर्नाटक से। राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा आज शिवमोगा जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इससे पहले BS येदियुरप्पा ने मंगलुरु और दक्षिणी कन्नड़ जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इन बाढ़ प्रभावित जिलों में 5 पुल टूट गए हैं और लगभग 300 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने जिन लोगों के मकान पूरी तरह से टूट गए हैं, उनके लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। पीड़ितों को अंतरिम सहायता के तौर पर 10,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। और कर्नाटक के कोप्पल जिले में राहत कार्यों में जुटी NDRF के दल को खुद मदद की जरूरत पड़ गई जब उनकी नाव तुंगभद्रा नदी में पलट गई। NDRF की इस नाव में SDRF के 2 जवान, अग्निशमन दल के 2 कर्मचारी और NDRF का 1 जवान मौजूद था। एक हेलीकॉप्टर के जरिए सभी राहत कर्मियों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। और कर्नाटक के बाढ़ग्रस्त कोडगु जिले में हुए भूस्खलन के बाद लापता लोगों को खोजने में NDRF की टीम जुटी हुई है। अभी भी 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। और इस बीच केरल के कई हिस्सों में बारिश में कमी आने के साथ मलप्पुरम और वायनाड जिलों के भूस्खलन प्रभावित कवलपारा और पुथुमाला में राहत एवं तलाश अभियान चलाया जा रहा है। मानसून से जुड़ी बारिश से जुड़ी घटनाओं में राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 83 हो गई। राज्य के 14 जिलों के बारिश का कोई रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया, लेकिन 6 जिलों के लिए
ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने जिला कलेक्टरों को राहत शिविरों में रह रहे लोगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल करने और पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। और पश्चिमी महाराष्ट्र में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित सांगली और कोल्हापुर जिलों की दो महत्वपूर्ण नदियों में जल स्तर कम होने से कल दोनों जिलों को बाढ़ से कुछ राहत मिली। मौसम में सुधार के बाद वहां राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। लोग अपने घरों की सफाई करने में जुटे हुए हैं। राज्य के सांगली, कोल्हापुर, सतारा, पुणे और सोलापुर जिलों में बारिश और वर्षा जनित घटनाओं में पिछले 8 दिनों में 43 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 अन्य लोग अभी भी लापता हैं। सांगली जिले में सबसे ज्यादा 21 लोगों की मौत हुई है। और इधर भारतीय वायुसेना ने गुजरात के कच्छ जिले में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ में डूबी एक सड़क पर फंसे करीब 125 लोगों को बचा लिया। मूसलाधार बारिश के बाद कच्छ जिले के भुज में बड़ी संख्या में लोग बाढ़ के पानी में डूबी सड़क पर फंस गए थे। कई हिस्सों में अब भी भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे वर्षा जनित घटनाओं में मरने वालों की संख्या 31 हो गई है। गुजरात के मध्य भाग, सौराष्ट्र एवं कच्छ क्षेत्रों में के कई हिस्सों में पिछले 3 दिनों से जबरदस्त वर्षा हो रही है। और भारी बारिश और भूस्खलन से जूझ रहे पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में भी नदियों में जलस्तर काफी ऊंचा है। चुफलागर नदी में आई बाढ़ के तेज बहाव में इसके किनारे पर बनी 2 इमारतें बह गईं। देहरादून में राज्य आपदा अभियान केंद्र ने बताया कि जिले के घाट इलाके में बंजवगढ़, आलागांव और लांखी गांव में 3 घरों पर भूस्खलन का मलबा गिर जाने से वहां रहने वाले लोग फंस गए। एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से बिहाली शेषर तलहरा सड़क पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। बिहाली के साथ लगते जी जाखड़ नामक स्थान पर भूस्खलन होने से सड़क पिछले 24 घंटों से बंद है। इससे लोगों को आवाजाही में मुश्किल आ रही है। सेब का सीजन होने के कारण किसानों और बागवानों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क बंद होने से कई गाड़ियां भी सड़क में फंसी हुई हैं। अगर समय पर सड़क को बहाल नहीं किया गया तो क्षेत्र के किसानों और बागवानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। सड़क बंद होने से लोग फल और सब्जियां पीठ पर ढो ढोकर बिहाली तक पहुंचा रहे हैं। और ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पिछले सप्ताह से ही राज्य में मूसलाधार बारिश में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिणी और पश्चिम ओडिशा के 9 जिले प्रभावित हुए हैं। आगामी 3 दिनों में और बारिश होने का पूर्वानुमान है। राज्य सरकार ने बाढ़ की आशंका देखते हुए हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन से तैयारी करने को कहा है। तो देश के कई हिस्से इस वक्त बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के कई गांवों में गंगा का पानी 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बारिश और बाढ़ से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा का बढ़ता जलस्तर अब लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर रहा है। पहाड़ों और मैदानी क्षेत्र में हो रही बारिश के बाद गंगा उफान पर आ गई, जिस कारण किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तरी और दक्षिणी गोवा में अगले कुछ दिनों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान 45 से लेकर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की संभावना है, जो आगे चलकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी बढ़ सकती है। साथ ही गोवा में आज और कल भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है।
बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और इससे सटे हुए पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश तट पर हवा के कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिमोत्तर क्षेत्र की ओर बढ़ने और अधिक घने होने की संभावना है। इसके साथ वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी ही लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या भोपाल वापस? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे की खबरों में डिस्कवरी चैनल का शो मैन वर्सेस वाइल्ड के स्पेशल एपिसोड का सोमवार को प्रसारण किया गया। शो में होस्ट बेयर ग्रिल्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ नजर आए। शो शुरू होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर हैशटैग मैन वर्सेस वाइल्ड भारत और पूरे विश्व में ट्रेंड कर रहा है। इस शो को डिस्कवरी नेटवर्क के चैनलों पर दुनिया के 180 से भी अधिक देशों में देखा गया। On an epic adventure of a lifetime. You are the most important man in India. My job is to keep you alive. An ace adventurer who redefines the rules of survival. Unites with the leader of the world's largest democracy. Welcome to India. Watch this dynamic duo. मैं आपके लिए उसको मेरे पास रखूंगा। On an epic adventure of a lifetime. You are the most important man in India. My job is to keep you alive. An ace. अगली खबर, एयर इंडिया अब एक नए मार्ग ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर से राष्ट्रीय राजधानी और सैन फ्रांसिस्को के बीच उड़ान सेवा शुरू करेगा। इस नए मार्ग से उड़ान के समय में करीब 1.5 घंटे की कमी आएगी और इससे 2000 से 7000 किलोग्राम प्रति उड़ान की रेंज में ईंधन की बचत होगी। रुख करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। हांगकांग हवाई अड्डे पर आज सुबह विमानों की आवाजाही शुरू हो गई। कल सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने हवाई अड्डे को कब्जे में ले लिया था और इसके बाद अधिकारियों ने सभी उड़ानों को रद्द कर दिया था। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक हांगकांग हवाई अड्डे पर प्रदर्शनकारी कल शाम धीरे धीरे हटने लगे। पुलिस ने उनको हटाने के लिए किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया। आज सुबह तक हवाई अड्डों के टर्मिनल से सभी पोस्टर और विरोध के सभी चिन्हों को हटा लिया गया, लेकिन दीवार पर लिखे कुछ नारों को नहीं हटाया गया जिसमें आंख के बदले आंख जैसे नारे लिखे हुए थे। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने रविवार की रात एक महिला को गंभीर रूप से चेहरे पर चोट लगने के कारण, जिसमें उनकी आंख की रोशनी चली गई थी, इस नारे को अपनाया था। प्रदर्शनकारियों की आज शाम फिर से हवाई अड्डे पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की ओर से कल जारी किए गए नए नियमों के तहत कम आय वाले लोगों को वीजा और स्थायी रूप से निवास करने के लिए ग्रीन कार्ड नहीं दिया जाएगा। आव्रजन पर ट्रंप के सहायक स्टीफन मिलर द्वारा इस नियम की जोरदार वकालत की जा रही थी। ये नए नियम 15 अक्टूबर से प्रभावी होंगे और उसके बाद निश्चित आय सीमा नहीं होने पर अस्थायी या स्थायी रूप से वीजा के लिए दिए गए आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। साथ ही फूड स्टैम्प, हाउसिंग असिस्टेंस, मेडिकेयर जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पाएगा।
व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि इस कदम से ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि जो लोग अमेरिका आना चाहते हैं या यहाँ बसना चाहते हैं उन्हें अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करनी होंगी और वो सार्वजनिक लाभ पर निर्भर नहीं होंगे। अमेरिका आने की चाह रखने वाले विदेशियों को आमतौर पर यह साबित करना होता है कि उसके पास पर्याप्त आय है जिससे वो अमेरिका की सरकारी सुविधाओं पर बोझ नहीं बनेंगे। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने कल मक्का में आयोजित एक बैठक में यमन की स्थिति पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात समर्थित दक्षिणी अलगाववादी गुट द्वारा पतन शहर पर कब्जा करने के बाद यमन सरकार के समर्थन में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के अदन में हस्तक्षेप करने के बाद ये बैठक हुई। सऊदी अरब के मुख्य सैन्य सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात ने जून से अपनी सेना को हटा दिया था। सऊदी अरब और संयुक्त राष्ट्र अमीरात के शासकों के बीच हुई बैठक इस दिशा में थी कि उनके गठबंधन में और टूट ना हो और वो अपने साझा दुश्मन हूथी विद्रोहियों और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी शिया बहुल वाले ईरान के खिलाफ मजबूत हो सकें। और सऊदी अरब ने नेक नियति दिखाते हुए कुल 50 बंदियों को हज यात्रा में शामिल करने की अनुमति दी। इन बंदियों को पैरोल पर रिहा किया गया और हज में शैतान को पत्थर मारने की परंपरा में शामिल होने और अपने परिजनों के साथ ईद मनाने के लिए दिया गया। ये कदम ठीका के तहत उठाया गया था, जिसके तहत छोटे अपराध करने वाले बंदियों में विश्वास बहाल किया जा सके और उन्हें समाज में फिर से शामिल किया जा सके। इस पहल से कैदियों को सांस्कृतिक, मनोरंजन और जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है। साथ ही जेल छोड़ने के बाद नौकरी पाने में भी कैदियों की मदद की जाती है। तुर्की के मरमरा द्वीप में जंगल में लगी आग से कम 5 मकान जलकर राख हो गए। तेज हवाओं के कारण जंगल की भीषण आग तेजी से फैल गई, जिससे रिहायशी इलाकों के लिए खतरा पैदा हो गया था। रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया और अग्निशमन अधिकारियों को तेज हवाओं और काफ़ी तापमान के कारण आग बुझाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अब खबर खेल के मैदान से। ऐश्वर्या पेसे मोटर स्पोर्ट्स में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उन्होंने हंगरी में वारपलोता में फेडरेशन इंटरनेशनल दी मोटरसाइकिल महिला चैंपियनशिप का फाइनल जीता। बेंगलुरु की 23 वर्षीय ऐश्वर्या ने कल जूनियर वर्ग की स्पर्धा में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। दुबई में पहला दौर जीतने वाली ऐश्वर्या ने पोर्तुगल में तीसरा, स्पेन में 5वां और हंगरी में चौथा स्थान प्राप्त किया। उनके कुल 65 अंक थे। भारतीय अंडर 19 टीम ने बांग्लादेश अंडर 19 टीम को 6 विकेट से हराकर त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला का खिताब जीत लिया है। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 261 रन बनाए। जवाब में भारत ने 48 ओवर और 4 गेंदों में 4 विकेट पर 264 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। भारत की ओर से प्रियम गर्ग ने 73 और ध्रुव जुरैल ने नाबाद 59 रन का योगदान दिया। इससे पहले बांग्लादेश ने मोहम्मदुल हसन जॉय की 109 रन की शानदार शतकीय पारी की बदौलत 50 ओवर में 261 रन बनाए थे। एमोन ने 64 गेंदों पर 60 रन और हुसैन ने 48 गेंदों पर 32 रन में 2 चौके लगाए। भारत की तरफ से कार्तिक त्यागी ने 49 रन पर 2 विकेट और सुशांत मिश्रा ने 33 रन पर 2 विकेट लिए, जबकि बांग्लादेश के 4 खिलाड़ी रन आउट हुए। 15 अगस्त को लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सुबह 10 बजे तक लाल किले तक जाने वाले रास्तों को बंद रखा गया। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे और देश को संबोधित करेंगे। इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय As we breathe in the air of independence, we live in a free country, with generations of Indians never having lived as subjects of a foreign power. Freedom for us is a non-negotiable, with a dash of blue in the middle. बापू को राजघाट पर श्रद्धांजलि देने के बाद यानी लाहौरी दरवाजे से होकर ये रास्ता आधुनिक भारतीय इतिहास जिसकी दीवारों पर अंकित है। नए भारत के निर्माण।
फुल ड्रेस रिहर्सल का ये भव्य नज़ारा और हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा साहस, शांति, हरियाली और संपन्नता का संगम है। इन दिनों देश भर में राष्ट्रभक्ति का एक अलग ही माहौल देखा जा सकता है। लोग इन दिनों जमकर तिरंगे झंडों की भी खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को लेकर प्लास्टिक के झंडों का इस्तेमाल ना करने पर भी लोग जोर दे रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। भारत हमको जान से प्यारा है, तिरंगा मेरी जान है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है, तिरंगा मेरी शान है, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, तिरंगा हमारा अभिमान है, देश की आन बान और शान का प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। चाहे स्वतंत्रता दिवस हो या फिर गणतंत्र दिवस, इनके नजदीक आते ही देश में राष्ट्रभक्ति का एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। सड़कों पर भी तिरंगे की बिक्री बढ़ जाती है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जिस शान से लहराता है वो हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज युवाओं को अपार अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे बढ़ने की, देश बदल रहा है, इसको सेलिब्रेट करें, झंडा जरूर फहराएं, लेकिन प्लास्टिक का ना हो ये ध्यान रखें। भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन के बाद अब भारत के नागरिकों को अपने घरों और कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति है। भारतीय नागरिक राष्ट्रीय ध्वज को जब चाहें फहरा सकते हैं, लेकिन तिरंगे की शान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीय झंडा भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। ये राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। आम लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने में तिरंगा अपनी अहम भूमिका निभाता है। ये तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को जरूर फहराएं, इसका इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन पर्यावरण का भी खास ध्यान रखें और प्लास्टिक के झंडों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। जी, तो राष्ट्रभक्ति में पर्यावरण का भी जरूर ख्याल रखें। और इसी के साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।